नमस्कार साथियों, गुड मॉर्निंग। मैं दिनेश कुमार आपका डीएक्स विद नर्सिंग ज्ञान में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। जो भी बच्चे हमारे डीएक्स विद नर्सिंग ज्ञान से जुड़े हुए हैं उनका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत वेलकम। तो आज हम एग्ज़ाम में हमेशा पूछे जाने वाला, एग्ज़ाम में हमेशा क्वेश्चन आने वाले सिस्टम ईगो डिफेंस मैकेनिज्म के अंदर से पढ़ेंगे। ठीक है, ईगो डिफेंस मैकेनिज्म होता क्या है, क्या क्या टाइप रहते हैं, क्या क्या चीज़ें रहती है उसमें और कैसे करेंगे। तो उसी के ऊपर आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने के साथ में देखते हैं कि क्या है ईगो डिफेंस मैकेनिज्म। पिछली क्लास में आई थिंक मुझे पता है कि जहाँ तक कि अपन ने देख लिया था कि भाई ईगो डिफेंस मैकेनिज्म, ठीक है, जिसके अंदर अपन ने इसकी डेफिनेशन देख ली थी। ईगो डिफेंस मैकेनिज्म की क्या देख ली थी, डेफिनेशन देख ली थी और कैरेक्टरिस्टिक्स देख लिए थे कि क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं ईगो डिफेंस मैकेनिज्म के। ठीक है, डेफिनेशन मतलब यही है कि ईगो डिफेंस मैकेनिज्म होता है वो की ऑफ एडजस्टमेंट होता है, फ्रस्ट्रेशन, एंजाइटी और वीक बिहेवियर को कवर करता है। किसको कवर करेगा ये? फ्रस्ट्रेशन, एंजाइटी एंड वीक बिहेवियर को क्या करेगा ये? कवर करेगा। क्या करेगा? कवर करेगा। क्लियर है? कैरेक्टरिस्टिक्स में देखा था कि इसमें जो भी ईगो डिफेंस मैकेनिज्म होते हैं उसमें रियलिटी नहीं होती। क्या नहीं होती? रियलिटी नहीं होती। मतलब रियल के अंदर जो सिचुएशन होती है और जो माइंड से द्वारा वो तर्क देता है, रेशनलाइजेशन देता है, जो ईगो डिफेंस मैकेनिज्म होता है वो रियलिटी से बिल्कुल कैसा रहता है? डिफरेंट। कैसा रहेगा? डिफरेंट रहेगा। क्लियर? तो इसी के साथ में अपन आगे बढ़ता है कि ईगो डिफेंस मैकेनिज्म का अगर फर्स्ट टाइप देखे जो बहुत बार क्वेश्चन में पूछा जाता है वो कौन सा होता है? कंपेंसेशन। कंपेंसेशन, ठीक है ना? कंपेंसेशन, कंपेंसेशन मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को कंपेंसेट करना। ठीक है, मतलब कैसे कंपेंसेट करेंगे कि भाई इसी एक चीज़ में क्या है वो फेलियर है, किसी एक फील्ड में क्या है वो फेलियर है। अच्छा, इस फेलियर को छुपाने के लिए वो क्या कंपेंसेट करेगा कि भाई जिस फील्ड में वो अच्छा रहता है उसमें क्या करता है? अचीवमेंट हासिल करता है। क्या हासिल करता है? अचीवमेंट दूसरे फील्ड में। ठीक है, तो इस अचीवमेंट की वजह से जो ये जो फेलियर वाला था वो क्या हो गया? छुप गया। ठीक है, मतलब छुप गया। ठीक है, अभी लोग उसे फेलियर से नहीं जानेंगे, बाकी जो अभी उसने अचीव किया उसके लिए उसको जानेंगे नहीं। तो उसने अपना फेलियर किससे कंपेंसेट कर दिया? किसी दूसरे एरिया में, किसी दूसरे फील्ड के अंदर एक अचीवमेंट, एक अच्छा सी पोस्ट, एक अच्छा सा मुकाम हासिल करके उसने उस चीज़ को क्या कर दिया? कंपेंसेट कर दिया। क्लियर है? जैसे कि भाई अपन एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं सचिन तेंदुलकर। किसको देखता है? सचिन तेंदुलकर। अभी सचिन तेंदुलकर क्या थे कि भाई उन्होंने एग्जाम 10th में फेल हुए थे। क्या थे? सचिन तेंदुलकर 10th में फेल हुए थे। बाकी हम उसे किस लिए जाने जाते हैं? क्रिकेट के लिए। सचिन तेंदुलकर को किस लिए जाना जाता है? क्रिकेट के लिए, क्योंकि उसने 10th में फेल होने के बाद में जिस चीज़ में उसकी रुचि थी उस चीज़ के अंदर उसने एक अच्छा सा मुकाम हासिल किया, एक अचीवमेंट हासिल किया और अपना जो 10th फेल वाला बिहेवियर है उसको क्या कर दिया? उसने कंपेंसेट कर दिया। ठीक है, ये सारी चीज़ें होती है। तो अगर इसकी अगर अपन डेफिनेशन बनाना जाए तो क्या बनेगी इसकी डेफिनेशन? अ पर्सन ट्राई टू कम ओवर फ्रॉम फेलियर टू अचीवमेंट recognition in another field।
एनोदर दूसरे फील्ड के अंदर क्या प्राप्त करता है, वो रिकॉग्निशन प्राप्त करता है, एक अचीवमेंट प्राप्त करता है एक एरिया में फेलियर होने के बाद में, तो उसे क्या कहोगे आप, कंपेंसेशन। क्लियर है? आई थिंक क्लियर हो गया होगा। बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में, ईगो डिफेंस मैकेनिज्म से हमेशा क्वेश्चन आता ही आता है, इसीलिए मैं एग्जाम्पल के साथ में बता रहा हूँ ताकि वो चीज़ें क्या रहती है आपको लंबे समय तक याद रहे। इसी के साथ नेक्स्ट चलते हैं अपन सब्लिमेशन। सब्लिमेशन, अच्छा सब्लिमेशन का अगर हिंदी मतलब निकला जाए तो उन्नयन, क्या निकलेगा, उन्नयन। ठीक है, सब्लिमेशन क्या रहता है कि भाई जैसे कि देख लो आप कि अगर कोई पेशेंट है, ठीक है ना, मतलब जो समाज के अंदर अनएक्सेप्टेबल, समाज के अंदर कैसी अनएक्सेप्टेबल, सोशली अनएक्सेप्टेबल, सोशली अनएक्सेप्टेबल इम्पल्स को किस में कन्वर्ट करता है, वो सोशली एक्सेप्टेबल, सोशली अनएक्सेप्टेबल इम्पल्स को सोशली एक्सेप्टेबल इम्पल्स के अंदर क्या करता है, कन्वर्ट करता है। ठीक है, कैसे कि भाई जैसे रामचरितमानस, आपने तुलसीदास जी का नाम सुना होगा, तुलसीदास जी का नाम सुना होगा, जिन्होंने क्या दिया था, रामचरितमानस, क्या दिया था, रामचरितमानस दिया था। अच्छा तुलसीदास जी आपको पता है हम उन्हें किस लिए जानते हैं, रामचरितमानस के लिए, बाकी आपको पता है कि वो एक प्रेम वियोगी भी थे। कैसे थे, प्रेम वियोगी भी थे, प्रेम में पागल भी थे। तो सीधी सी बात है कि भाई तुलसीदास जी क्या थे, अपनी पत्नी के प्रेम में पागल थे, वियोग थे। तो जब भी पत्नी है वो जाती तो उसके पीछे पीछे क्या चले जाते, तुलसीदास जी खींचे चले जाते, अगर पानी भरती तो वहाँ पे बैठकर उसको निहारते। ठीक है, पानी भरते तो वहाँ बैठ के निहारते। एक दिन पत्नी ने, भाई सीधी सी बात है, समाज के अंदर ये चीज़ें एक्सेप्टेबल नहीं होगी, तो उनका भाई उनका जरिया तो सही था कि भाई प्रेम है, पत्नी से प्रेम कौन नहीं करेगा, बाकी हर जगह सही नहीं रहता। नहीं भाई आप पानी भरने जा रहे हो, उसके पीछे आ रहे, ठीक है, तो वो चीज़ें एक्सेप्टेबल समाज में नहीं होती है, तो लोग उसकी क्या कर रहे थे, निंदा कर रहे थे। ठीक है, तो उसकी पत्नी है वो फिर परेशान हो रही थी इन चीज़ों से, तो उन्होंने कहा सॉरी तुलसीदास जी को कि भाई तुम जितना मेरे प्यार में पागल हो, तुम जितना मेरे प्रेम में वियोग हो, इतना ही प्रभु की भक्ति में लग जाओ, इतना ही प्रभु की भक्ति में लग जाओ, तो तुम्हें लोग याद करेंगे इसके लिए। अच्छा प्रेम का भाव वही था, बस ये था कि समाज के अंदर एक्सेप्टेबल नहीं था, वे गलत था, तो उन्होंने उसी प्रेम को किस में लगा दिया, प्रभु की भक्ति में। ठीक है, तो उसी प्रभु की भक्ति में लगाते हुए रामचरितमानस लिख डाली। क्या लिख डाली, रामचरितमानस। तो आज तुलसीदास जी को किस लिए याद रखा जाता है, रामचरितमानस के लिए। अच्छा प्रभु के लिए उनका प्रेम सोशली एक्सेप्टेबल था, जी प्रभु के लिए उनका प्रेम था वो सोशली एक्सेप्टेबल था, समाज के अंदर अपनाया जाने वाला था। क्लियर है? तो इसी के साथ अपन ये हमारा हो गया सब्लिमेशन, जिसके अंदर सोशली अनएक्सेप्टेबल जो इम्पल्स होती है उसको किस में कन्वर्ट करता है, सोशली एक्सेप्टेबल इम्पल्स के। क्लियर? इसके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपन, जो अपना नेक्स्ट टॉपिक है सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन, अच्छा सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है, प्रतिस्थापना। क्या रहता है, प्रतिस्थापना। क्लियर? प्रतिस्थापना, तो इसके अंदर क्या रहेगा सब्स्टिट्यूशन में कि भाई जो अनअटेनेबल गोल को अपन क्या कर देता है, रिप्लेस कर देते हैं किसके साथ, अटेनेबल गोल। अनअटेनेबल गोल इज रिप्लेस विद अटेनेबल गोल। ठीक है ना, इज
रिप्लेस विथ अटर्नेबल गोल। ठीक है, तो उसे क्या कहोगे, मतलब ऐसा कोई चीज़ जो अपन को हासिल नहीं हो रही है तो अपन उसकी जगह किसी दूसरी चीज़ को अपना लेते हैं। जैसे कि कोई एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं, कोई बच्चा क्या करने जाता है, MBBS करने जाता है। MBBS के अंदर 2 साल उसने पढ़ाई की, समझ में नहीं आ रहा, परेशान हो गया, क्योंकि जो उसकी इंग्लिश थी वो क्या थी, बहुत ही डिफ़िकल्ट थी, बहुत ही टफ थी। ठीक है, तो वो क्या करता है, उसी फील्ड का अपनी एंजाइटी और फ्रस्ट्रेशन से रिलीव करने के लिए उसी फील्ड का दूसरा सब्जेक्ट चुन लेता है। तो वो क्या कर लेता है, BSc नर्सिंग कर लेता है। ठीक है, मतलब अनअटर्नेबल गोल को किसके साथ में रिप्लेस कर दिया, अटर्नेबल गोल के साथ में। तो वही क्या कह रहा था आपका, सब्स्टिट्यूशन। क्लियर। तो इसी के साथ में अपन आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। तो नेक्स्ट हमारा टाइप रहेगा ईगो डिफेंस मैकेनिज्म का सप्रेशन। सप्रेशन, अच्छा सप्रेशन क्या है, सप्रेशन का मतलब करना किसी चीज़ को दबा देना। ठीक है, किसको दबाएगा, कि भाई मानो कि इसके अंदर किसको दबाएगा, कि भाई अनप्लेजरेबल थॉट, मेमोरी एंड आइडिया is forced into unconscious mind कॉन्शियसली। ठीक है, अच्छा अपन ने कैरेक्टरिस्टिक्स, अगर पिछली क्लास में आपने देखा हो तो मैंने कैरेक्टरिस्टिक्स में बताया था कि भाई पूरा ईगो डिफेंस मैकेनिज्म होता है, वो कैसे होता है, ऑपरेट अनकॉन्शियसली। कैसे होता है, अनकॉन्शियसली, एक को छोड़ के, केवल सप्रेशन को छोड़ के। सप्रेशन हमेशा कैसा ऑपरेट होगा, कॉन्शियसली। ठीक है ना, जैसे कि अनप्लेजरेबल थॉट, मेमोरी, आइडिया फोर्स इनटू अनकॉन्शियस माइंड कॉन्शियसली। कैसे समझोगे आप, कि भाई एग्जाम्पल में देखते हैं अपन, कि भाई एक बच्चा है, वो बस के अंदर जा रहा है, बस के अंदर क्या कर रहा है, ड्राइव कर रहा है। ठीक है, तो बच्चा बस में बैठा है और कंडक्टर ने आके पूछा कि भाई अपना टिकट दो, अपना टिकट दो। तो बच्चा कहता है कि भाई मेरा टिकट तो बस फ्री है भाई, मैं तो स्टूडेंट हूँ। ठीक है, और एग्ज़ाम देने जा रहा हूँ। किसके लिए जा रहा है, वो एग्ज़ाम देने के लिए जा रहा है। तो बताओ भाई अपना कार्ड बताओ, कि कार्ड तो मैं भूल गया हूँ, बाकी मैं स्टूडेंट हूँ, मैं हमेशा जाता हूँ। कि हमेशा तो मैं, बहुत सारे बच्चे जाते हैं, किस किस की शक्ल याद रखूँगा। ठीक है, कार्ड हो तो बताओ, वरना पैसे दो, कि पैसे तो नहीं है, मैं कार्ड बना हुआ मेरा। ठीक है, तो इस बात पे क्या होता है, टीटी के साथ में बच्चे का झगड़ा हो जाता है। टीटी के साथ में क्या हो जाता है, कंडक्टर के साथ में, बस कंडक्टर के साथ में क्या हो जाता है, झगड़ा हो जाता है। और फिर वो क्या करता है, बस कंडक्टर के साथ में झगड़ा करने के बाद में फिर उसका डेस्टिनेशन आ जाता है, तो वहाँ उतर जाता है। अभी एग्जाम हॉल में क्या है, बच्चा बैठ गया, बाकी फिर भी क्या बात चल रही है, झगड़े वाली। अभी वही बात मन में लेके वो एग्ज़ाम दे पाएगा, नहीं दे पाएगा। नहीं, तो फिर वो क्या करता है कि भाई चलो भाई छोड़ो उसे, उस चीज़ को जाने दो, और ऐसे उस आइडिया और थॉट को क्या कर देता है, वो खुद ही कॉन्शियसली, फोर्सफुली उसे अनकॉन्शियस माइंड के अंदर डाल देता है। तो उसे क्या कहोगे आप, सप्रेशन। ठीक है, उसे क्या कहेंगे अपन, सप्रेशन कहेंगे। क्लियर है। अच्छा, पर्टिकुलर इवेंट को डाल रहा है तो इसे अपन सर्मस्क्राइब एमनेसिया भी कहते हैं, ऑल्सो नोन एज सर्मस्क्राइब एमनेसिया, ऑल्सो नोन एज सर्मस्क्राइब एमनेसिया। इसी के साथ में नेक्स्ट आ जाता है रिप्रेशन। क्या आ जाता है, रिप्रेशन। ठीक है, अच्छा रिप्रेशन में भी यही रहता है कि भाई अनप्लेजरेबल इन दिस अनप्लेजरेबल मेमोरी, थॉट एंड आइडिया forced into
अनकॉन्शियस माइंड, कैसे? अनकॉन्शियसली। अच्छा, उसमें कैसे हो रहा था? कॉन्शियसली हो रहा था, इसमें कैसा हो रहा है? अनकॉन्शियसली। क्लियर? तो मतलब जो भी अनप्लेजरेबल मेमोरी हो गया, थॉट हो गया, आइडिया हो गया, वो अनकॉन्शियस माइंड में डाल दिया जाता है अनकॉन्शियसली, ठीक है ना। और वो कैसे हो रहा था? कॉन्शियसली। बस यही फर्क है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे देखिए कि भाई दो छात्र है, दोनों से ऑनलाइन चैनल से पढ़ रहे थे, ठीक है ना, डीएक्स विथ नर्सिंग ज्ञान से। किससे पढ़ रहे थे? डीएक्स विथ नर्सिंग ज्ञान, ठीक है, क्लियर। डीएक्स विथ नर्सिंग ज्ञान से पढ़ा। एक बच्चे का तो क्या हो गया? सिलेक्शन हो गया, और दूसरे का नहीं हुआ। चलो समय के साथ में उसका भी सिलेक्शन हो गया 1 साल बाद। अभी यही है कि 5 साल बाद डीएक्स विथ नर्सिंग ज्ञान ने क्या किया? गेट टूगेदर रखा। क्या रखा? गेट टूगेदर रखा, ठीक है, क्लियर। अभी इस गेट टूगेदर में ये दोनों बच्चे भी आएंगे। अच्छा, अभी जो ईर्ष्या वाली भावना थी वो 3-4 साल बाद देखने को मिलेगी? नहीं देखने को मिलेगी, ठीक है ना। तो फिर क्या मिलेंगे? वो एक दूसरे से नॉर्मल तरीके से मिलेंगे, क्योंकि इसका भी सिलेक्शन हो गया। और नहीं भी होता तो 5 साल तक कोई याद नहीं रखता, फिर सोचता है कि भाई उसकी जैसी किस्मत, क्लियर है। तो मतलब वो चीज़, वो ईर्ष्या वाली चीज़ थी, वो एक पर्टिकुलर इवेंट था, वो धीरे धीरे समय के साथ में क्या चला गया? अनकॉन्शियस माइंड में। तो वो क्या हो जाता है? आपका रिप्रेशन। क्या हो जाता है? रिप्रेशन, क्लियर। तो इसी के साथ में अपन नेक्स्ट आगे की तरफ बढ़ेंगे, रेशनलाइजेशन। रेशनलाइजेशन। अच्छा, रेशनलाइजेशन का मतलब क्या होता है? तर्क देना। क्या देना? तर्क देना। किसी चीज़ का क्या देना? तर्क देना। तो वो क्या हो जाता है? रेशनलाइजेशन, क्लियर। तो रेशनलाइजेशन जैसे कि लॉजिकल एक्सप्लेनेशन फॉर इर्रेशनल बिहेवियर। कि पर्सन है वो लॉजिकल एक्सप्लेनेशन तो देता है किसके लिए? इर्रेशनल बिहेवियर के लिए। कैसे समझते हैं? अच्छा, कोई व्यक्ति क्या कर रहा है, आपने पूछा कि भाई तुम गाड़ी खरीद लो, तो पर्सन क्या कहता है? क्या गाड़ी खरीदने क्या होता है? गाड़ी से तो क्या होता है? प्रदूषण होता है, इसीलिए मैं गाड़ी नहीं खरीद रहा हूँ। बाकी रियल में भाई उसका एक्सप्लेनेशन तो लॉजिक है, तुम कुछ कह नहीं सकते, भाई प्रदूषण तो होता ही है, ठीक है। बाकी मेन रीजन क्या है कि उसके पास क्या नहीं है? पैसा नहीं है, वरना तेरे एक गाड़ी खरीदने से कौन सा प्रदूषण नहीं हो जाता, क्लियर है। मतलब इर्रेशनल बिहेवियर क्या है? गाड़ी नहीं खरीदना, ठीक है। लॉजिकल एक्सप्लेनेशन क्या है कि उससे क्या होता है? प्रदूषण होता है, प्रदूषण तो होता है। बाकी मेन बात क्या है कि उसके पास पैसे नहीं है। मतलब सामने वाला समझ जाता है कि आगे वाला क्या तुक्का मार रहा है, तर्क बना रहा है, ठीक है। आखिर में खरीदनी होती तो कभी का खरीद लिया होता। एक गाड़ी खरीदने से कौन सा प्रदूषण बढ़ जाएगा और कौन सा कम हो जाएगा, क्लियर। तो ये क्या रहता है? रेशनलाइजेशन। सॉरी, इसके साथ में अपन आगे की तरफ बढ़ेंगे। रिप्रेशन हो गया, रेशनलाइजेशन हो गया, फिर क्या देखेंगे? रिग्रेशन। अच्छा, रिग्रेशन का मतलब होता है अवनति। मतलब जब भी कोई एंजाइटी या फिर फ्रस्ट्रेशन होता है तो उसको रिलीव करने के लिए अपन क्या करते हैं? एडेप्ट अर्लियर लाइफ स्टेज बिहेवियर। कि जब भी एंजाइटी फ्रस्ट्रेशन होता है तो हम कौन सा बिहेवियर एक्सेप्ट करता है, कौन सा एडेप्ट कर लेता है? जो अपने बचपन वाला अर्लियर लाइफ स्टेज, मतलब बचपन वाली कोई बिहेवियर होता है, जो चीज़ होती है उसे क्या करते हैं? जैसे कि सौरभ गांगुली, जब भी क्या होता है उसे टेंशन होता है तो वो क्या करने लग जाता है? थंब सकिंग। क्या करने लग जाएगा? थंब सकिंग, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गई।
क्लियर। तो मतलब बार बार कोई चीज़ है कि मतलब जब भी टेंशन होती है तो कोई अर्लियर लाइफ बचपन जैसी, कोई बच्चा है नाखून, कोई बड़ा होने पे भी क्या होता है नाखून चबाना शुरू कर देता है जब भी उसे एंजाइटी या टेंशन होती है। तो ये सारी चीज़ें क्या है, आपके बचपन वाली चीज़ें अर्लियर लाइफ स्टेज होती है। क्लियर है। तो ऐसी चीज़ों को अपडेट करना क्या होता है, रिग्रेशन। अच्छा, रिग्रेशन का अगर मोस्टली देखा जाता है तो किस से सिजोफ्रेनिया में देखा जाता है, हैप्पी सिजोफ्रेनिया। हैप्पी सिजोफ्रेनिया पूछा जाता है कि रिग्रेशन है वो कौन से सिजोफ्रेनिया के अंदर मोस्ट कॉमनली देखने को मिलता है। तो हैप्पी सिजोफ्रेनिया, क्या, हैप्पी सिजोफ्रेनिया। इसी के साथ में अपन आगे बढ़ते हैं रिएक्शन फॉर्मेशन। ठीक है कि भाई रिएक्शन फॉर्मेशन इसके अंदर क्या होता है, इन दिस suddenly opposite in this suddenly opposite of socially unacceptable impulse, कि भाई सोशली अनएक्सेप्टेबल इम्पल्स है उसका सडनली अपोजिट है वो बाहर निकल के आता है। कैसे, कि जैसे कि एग्जांपल के तौर पे देखो, एक सासू माँ है और एक बहू है। ठीक है, अभी भाई गति तो क्या कहती है कि इसको इसके पैर दबाने चाहिए। अभी वहाँ क्या हो रहा है, उल्टा हो रहा है। सासू माँ किसके पैर दबा रही है, बहू के दबा रही है। क्लियर है। अभी वो चाय ला के दे रही है। अभी जैसे ही घंटी बजी तो घंटी बजते ही बहू को क्या हो गया, एंजाइटी हो गई, टेंशन हो गई, कौन आ गया, कहीं मिलने वाला तो नहीं आ गया। तो तुरंत सासू माँ से खुद नीचे बैठ के सासू माँ को कुर्सी पे बैठा के सासू माँ की क्या दबाने लगी, पैर दबाने लगी। क्या दबाने लगी, पैर दबाने लगी। क्लियर। और मतलब कि भाई सडनली जो सोशली, भाई सीधी सी बात है, अगर सासू माँ बहू के पैर दबाएगी तो अच्छा लगेगा, समाज के अंदर एक्सेप्टेबल नहीं है। तो जैसे ही घंटी बजी, सासू माँ कुर्सी पे, बहू नीचे फ्लोर पे। ठीक है, और सासू माँ के पैर दबाने लगी और दरवाज़ा खोलती है तो लोग देखते कि अरे ये तो बहू तो बहुत काम की है भाई साहब। हाँ, कि भाई ये तो पैर दबा रही है, सासू माँ की सेवा कर रही है। क्लियर है। तो वही थी कि भाई जो ये चीज़ें कर रहे थे वो समाज के अंदर एक्सेप्टेबल है। बाकी जो घंटी पड़ने से पहले सासू माँ बहू की सेवा कर रही थी वो क्या होती है, समाज के अंदर अनएक्सेप्टेबल इम्पल्स होती है। तो उसका ही सडनली जैसे ही घंटी बजी, सडनली अपोजिट वे के अंदर उसका रिएक्शन फॉर्मेशन हो गया। क्लियर। तो ये होता है आपका रिएक्शन फॉर्मेशन। उसी के बाद अपन चलते हैं ट्रांसफेरेंस। ट्रांसफेरेंस के अंदर क्या रहता है कि इन दिस अनकॉन्शियसली ट्रांसफर इमोशनल फीलिंग ऑन टू अनदर पर्सन। ये अपनी इमोशनल फीलिंग है वो किसी दूसरे पर्सन पे क्या करना, ट्रांसफ़र करना। कैसे, कि जैसे कि हॉस्पिटल के अंदर पेशेंट रहता है तो पेशेंट क्या रहता है, फिर लंबे समय तक अगर वो ट्रीटमेंट करा रहा है एक ही डॉक्टर के साथ में या एक ही नर्स के साथ में, तो फिर क्या रहेगा, धीरे धीरे वो बॉन्डिंग बन जाती है। क्या बन जाती है, पेशेंट की आपके साथ में क्या बन जाएगी, बॉन्डिंग बन जाएगी। तो फिर वो जो भी अपनी चीज़ें होता है वो आपको कहने लगेगा। क्या कहने लगेगा, या तो नर्स को कहने लगेगा या डॉक्टर को कि भाई तुम मेरे बेटे के समान हो, तुम मेरी अच्छी से सेवा कर रहे हो। ठीक है, तुम्हारे अंदर मुझे मेरी बेटे की झलक दिखती है। ठीक है। तो मतलब पेशेंट है वो अपनी इमोशनल फीलिंग किसके ऊपर ट्रांसफर कर रहा है, नर्स या डॉक्टर के ऊपर। तो उसे क्या कहोगे आप, ट्रांसफेरेंस। ठीक है, ट्रांसफेरेंस। अगर इसका उल्टा होता, अगर डॉक्टर या नर्स क्या करते, ट्रांसफर फीलिंग ऑन पेशेंट, अगर पेशेंट पे फीलिंग को ट्रांसफर करते तो उसे क्या कहते हैं अपन, काउंटर ट्रांसफेरेंस। क्या कहते हैं, काउंटर ट्रांसफेरेंस। ठीक है। अगर
नर्स पेशेंट है वो डॉक्टर या नर्स के ऊपर करता है तो ट्रांसफेरेंस, अगर डॉक्टर या नर्स है वो पेशेंट के ऊपर करते हैं तो उसे क्या कहेंगे अपन, काउंटर ट्रांसफेरेंस। क्लियर। तो इसी के साथ में अपन आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, नेक्स्ट टाइप की तरफ, वो हो जाता है डेनाइल। डेनाइल का मतलब होता है नकारना। क्या होता है, नकारना। ठीक है, तो सीधी सी बात है, मतलब नकारना मतलब प्लेन ऑर्डिनरी रिजेक्शन, मतलब किसी भी बात को नकारेगा। अच्छा, मूवी देखी करण अर्जुन, मेरे करण अर्जुन आएंगे, मेरे करण अर्जुन आएंगे, बाकी वो तो मूवी थी, आ गए थे, असल में आते हैं नहीं आते। मतलब अपने बेटों की मौत को क्या होता है, एक माँ क्या होती है, नकार देती है कि नहीं मेरे करण अर्जुन आएंगे। क्लियर है, तो वो सारी चीजें होती। तो मतलब क्या रहता है, अवॉइडेंस ऑफ रियल पेनफुल इवेंट। ठीक है, अवॉइड करना, अवॉइडेंस ऑफ सॉरी रियल पेनफुल इवेंट। ठीक है, प्लेन ऑर्डिनरी रिजेक्शन। अच्छा, डेनाइल कहाँ से आया, डाबड़ा से आया। कहाँ से आया आपका जो डेनाइल है वो कहाँ से आया, डाबड़ा से आया। डाबड़ा पड़ा है, डेनाइल डेट एंड स्टेज होती है। ठीक है, डेनाइल, एंगर, बार्गेनिंग, फिर डिप्रेशन और एक्सेप्टेंस। और क्या आ जाएगा, एक्सेप्टेंस। क्लियर। ये सारी चीजें किसने दी थी, कुबलर रोश ने दी थी। किसने दी थी, कुबलर रोश ने दी थी कि जब भी कोई व्यक्ति मरने वाला होता है तो पहले तो उस चीज़ को नकारेगा, फिर गुस्सा करेगा, फिर उसके लिए बार्गेनिंग करेगा और फिर जाके डिप्रेशन में चला जाएगा कि अपने पास कम ही समय बचा, और फाइनली क्या करता है, उसे एक्सेप्ट कर देता है। कुबलर रोश ने दिया था। किसने दिया था, कुबलर रोश ने दिया था। इसी के साथ अपन आगे बढ़ते हैं, आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन मतलब किसी सेलिब्रिटी को आइडियल मानकर उसका ड्रेस सेंस अपनाना। ठीक है, जैसे कि बीच में तेरे नाम मूवी आई थी तो सारे ही क्या थे, तेरे नाम बन के घूम रहे थे। ठीक है, मतलब सलमान खान जैसा नहीं बन सकते, बाकी अपनी उसी एंजाइटी और फ्रस्ट्रेशन को रिलीव करने के लिए उसके जैसा हेयर स्टाइल अपना लेंगे। ठीक है, उसके जैसा हेयर स्टाइल अपना लेंगे। क्लियर है। तो सेलिब्रिटी की जैसे कि आइडियल मानकर उसके जैसा ड्रेस सेंस को क्या करना, अपना लेना, क्या कहलाता है, आइडेंटिफिकेशन फॉर रिलीव एंजाइटी एंड फ्रस्ट्रेशन। इसके बाद अपन नेक्स्ट चलते हैं, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट की तरफ चलते हैं। डिस्प्लेसमेंट मतलब कि भाई इन दिस अनप्लीजेंट इम्पल्स ट्रांसफर ऑन लेस थ्रेटनिंग ऑब्जेक्ट। कि भाई डिस्प्लेसमेंट क्या होता है कि अनप्लीजेंट इन्फ्लुएंस होती है, जो बुरी विचार होते हैं या कुछ भी चीज़ें हैं वो अपने लेस थ्रेटनिंग ऑब्जेक्ट के ऊपर ट्रांसफ़र कर देना जो आपसे कमज़ोर हो। भाई सीधी सी बात है, बॉस है वो घर में अपनी पत्नी से क्या होता है, लड़के आता है। तो सीधी बात है, पत्नी के ऊपर तो गुस्सा निकाल नहीं सकता, ऑफिस में आएगा, ऑफिस में अपने कर्मचारी के ऊपर क्या करेगा, वो अपने पियोन के ऊपर क्या करेगा, गुस्सा निकाल देगा। ठीक है, पियोन क्या करेगा, बेचारा घर जाके बच्चों पे गुस्सा निकालेगा। मतलब लेस थ्रेटनिंग ऑब्जेक्ट के ऊपर क्या कर देना, अपनी सारी भड़ास निकाल देनी, उसे क्या कहेंगे अपन, डिस्प्लेसमेंट। इसी के साथ अपन नेक्स्ट चलते हैं, प्रोजेक्शन।
ठीक है। प्रोजेक्शन में अंदर क्या होता है, इन दिस अनवांटेड impulse generated by himself but blaming to another person, blaming to another person मतलब अनवांटेड इम्पल्स है वो जनरेट करता है और किसके ऊपर ब्लेम करता है, किसी दूसरे व्यक्ति के ऊपर। कैसे, जैसे ओटी के अंदर है, ओटी के अंदर डॉक्टर ने क्या हो गया, ओटी कर रहा था और अंदर क्या छोड़ दिया, गॉज पीस, क्या छोड़ दिया, गॉज पीस को छोड़ दिया। फिर बाद में पेशेंट वापस रिविजिट के लिए आता है कि डॉक्टर साहब मेरे तो क्या हो गया है, पेट के अंदर पेन कर रहा है, पेट में क्या कर रहा है, पेन कर रहा है। तो डॉक्टर साहब ने क्या कर दिया, तू भाई एक्सरे करवा दे। और जब एक्सरे देखते हैं तो उसके अंदर क्या देखने को मिलता है, गॉज पीस। तो डॉक्टर उस एंजाइटी फ्रस्ट्रेशन को बचने के लिए क्या करता है, उसके साथ में जो स्क्रब नर्स थी सारा ही उसके ऊपर डोल मटोला डाल देता है। क्या डाल देता है, सारा ही ब्लेम उसको कर देता है। बाकी गलती किसके द्वारा की गई थी, डॉक्टर्स के द्वारा। क्लियर है, मतलब अनवांटेड इम्पल्स है जो खुद के द्वारा जनरेट की जाती है, बाकी अपन किसी और को क्या करेंगे, ब्लेम करेंगे। तो जहाँ पे भी ब्लेम वर्ड आ जाता है तो समझ लेना वो कौन सा ईगो डिफेंस मैकेनिज्म में यूज कर रहा है, प्रोजेक्शन। इसको यूज कर रहा है, प्रोजेक्शन को। ठीक है, उसके बाद आ जाता है अनडूइंग। अनडूइंग, ठीक है, एक्ट ऑफ पार्शियल नेग्लेक्ट प्रीवियस वन, कि भाई ऐसा कुछ करना कि करने के बाद में उस चीज़ को नकार देना। जैसे कि कोई बच्चा है आपके पास आया तो आपने बच्चे को क्या मार दिया, थप्पड़ मार दिया। क्या मार दिया, थप्पड़ मार दिया। जैसे ही उसके पिता ने देखा तो आप मतलब उसे चॉकलेट देके वापस उसे क्या कर दिया, हंसा दिया। क्लियर, तो मतलब कि भाई बच्चे को थप्पड़ मार के भी नकार देना उसके पिता के सामने कि नहीं मैंने तो कुछ नहीं किया, मैं तो केवल चॉकलेट दे रहा था। ठीक है, तो वो क्या आ जाता है, अनडूइंग। ठीक है, इसके बाद आ जाता है विड्रॉल। विड्रॉल का मतलब आइसोलेटेड फ्रॉम एंजाइटी प्रोवोकिंग सिचुएशन। एंजाइटी प्रोवोकिंग मतलब प्रोवोक मतलब बढ़ाने वाला, ऐसी चीज़ जो एंजाइटी को प्रोवोक कर रही है वहाँ से क्या हो जाना, आइसोलेट हो जाना, वहाँ से खुद को विड्रॉल कर देना। क्या कहलाता है, विड्रॉल, ईगो डिफेंस मैकेनिज्म। जैसे कि कोई स्ट्राइक होती है, ठीक है, तो स्ट्राइक के अंदर क्या होता है, फिर घर वालों का कॉल आने लगता है तो फिर क्या करते हो आप, एंजाइटी से फ्रस्ट्रेशन से बचने के लिए उस स्ट्राइक को छोड़ के दूसरी जगह पे चले जाओगे, दूसरी जगह पे चले जाओगे। भाई मैं तो उस स्ट्राइक का हिस्सा हो ही नहीं पापा, आप ऐसे ही फिक्र कर रहे हो, ठीक है ना। तो मतलब उस एंजाइटी प्रोवोकिंग सिचुएशन से खुद को क्या कर दिया, आइसोलेट कर दिया, खुद को अलग कर दिया, तो वो क्या आ जाता है, विड्रॉल। इसी के साथ में अपन आगे बढ़ता है फैंटासी। फैंटासी मतलब सपनों की दुनिया। ये कुछ अपंग व्यक्ति होता है जो क्या करते हैं, अपनी विश पूरी नहीं कर पाते, ठीक है ना। तो वो क्या करता है, जब सपने देखता है तब वो अपनी चीज़ों को पूरा करता है, ठीक है। जैसे कोई डिसेबिलिटी वाला पर्सन है, ठीक है, तो सीधी सी बात है उसके क्या नहीं है, पैर नहीं है, तो वो दौड़ तो नहीं पाएगा, ठीक है। तो वही दौड़ने वाली फिर प्रतिक्रिया क्या करता है, वो सपनों में देखता है और वहाँ पे क्या आ जाता है, फर्स्ट आ जाता है, जिससे उसकी एंजाइटी है वो दूर हो जाती है, फ्रस्ट्रेशन दूर हो जाता है, ठीक है ना। मतलब सिंबॉलिक विश फुलफिलमेंट विथ इरेशनल थॉट। सिंबॉलिक विश फुलफिलमेंट विथ इरेशनल थॉट। और ये जैसे कि अपन एग्जाम्पल पे देखेंगे तो मुंगेरी लाल के हसीन सपने, ठीक है ना। मुंगेरी लाल के हसीन सपने पे अभी तो क्लास ले रहे हो, तुम सोच रहे हो मैं नर्सिंग ऑफिसर बन गया हूँ और कार खरीद लेता हूँ, तो वो पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना, वो सपनों में पॉसिबल है। मुंगेरी लाल के हसीन
सपने। ठीक है, इसी के साथ में फिर नेक्स्ट चलते हैं अपन इंटेलेक्चुअलाइजेशन। इंटेलेक्चुअलाइजेशन, अच्छा क्या रहता है इंटेलेक्चुअलाइजेशन की, इन दिस रिड्यूस एंजाइटी बाय यूजिंग इंटेलेक्चुअल प्रोसेस लाइक, क्या होता है उसमें, लॉजिक, रीजन और एनालिसिस। लॉजिक, रीजन और एनालिसिस। क्लियर कि भाई इंटेलेक्चुअलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि अपनी एंजाइटी को रिड्यूस करना किसके द्वारा, इंटेलेक्चुअल प्रोसेस को लॉजिक, रीजन, एनालिसिस के द्वारा। कैसे कि भाई सीधी सी बात है, कोई तुम्हारे परिवार में ही है, कोई तुम्हारा ब्लड रिलेटेड है, उससे को क्या आ गया, हार्ट अटैक आ गया, अभी तुम भागे भागे उसको कहाँ लेके गए, इमरजेंसी में। कहाँ लेके गए, इमरजेंसी में। ठीक है ना, और इमरजेंसी में तुमने वहाँ पे तुम्हें एक नर्स मिली, क्या मिली, नर्स मिली, और नर्स से तुम जाके पूछते हो कि भाई ये कैसे हुआ, तो नर्स तुम्हें क्या करेगी, सारा एक्सप्लेनेशन करेगी कि साहब ये चीज़ें खाने की वजह से हुआ है, अभी से नहीं हुआ था, पहले क्या हो गया कि इनका लाइफ स्टाइल कैसा है कि ये तो बैठने जैसा काम करता है, अच्छा खाना कैसा है कि तला हुआ ज़्यादा खाता है, तो ये बात है कि अभी से नहीं हुआ, लगभग इसको होने में 4 से 5 साल लगे होंगे कि भाई जब भी ये वो खा रहे थे तेल वाला ज़्यादा और उनकी एक्टिविटी ऐसी नहीं थी, धीरे धीरे उनके आर्टरी के अंदर फैट जमा हो गया है। ठीक है, और ब्लॉकेज बढ़ गया है। ठीक है, जो पाइप था वो सकरा हो गया है, जो इतना ब्लड आगे जा रहा था वो सकरे होने की वजह से थोड़ा थोड़ा जाने लगा। और इन्होंने कुछ काम किया था भारी वर्क के, हाँ के उस दिन भारी वर्क किया था, तो भारी वर्क करते ही शरीर क्या करता है, ऑक्सीजन की डिमांड करता है, और ऑक्सीजन की डिमांड करने के लिए हार्ट ज़्यादा पंप करेगा, क्या करेगा, पंप करेगा। तो वही चीज़ होती है, हार्ट ज़्यादा पंप करता है, पंप करने की वजह से फिर क्या होता है कि भाई वो चीज़ें हैं वो बढ़ जाती है, मतलब आर्टरी के ऊपर प्रेशर पड़ेगा। अभी जितना सा पहले तो आराम से बैठे हुए थे तो उसको जितना ब्लड चाहिए था उतना मिल रहा था, ऑक्सीजन की ज़्यादा डिमांड नहीं हो रही थी। बाकी एक साथ में उन्होंने क्या कर दिया, काम कर दिया, जिसकी वजह से जो इतना सारा ब्लड था वो आगे नहीं जाके इतना सही ब्लड जा रहा था। ठीक है ना, तो उसकी वजह से क्या हो गया, ऑक्सीजन की डिमांड कम हो गई, मायोकार्डियल इन्फाक्शन हो गया। क्या हो गया, मायोकार्डियल इन्फाक्शन। ठीक है, मायोकार्डियल इन्फाक्शन हो गया है, इसकी वजह से उनको पेन हो रहा है, उसकी वजह से क्या हो रहा है, उनको पेन हो रहा है, जिसे हम मेडिकल भाषा में क्या कहते हैं, एंजाइना पेक्टोरिस। क्या कहते हैं, एंजाइना पेक्टोरिस कहते हैं। क्लियर है, इसी की वजह से उन सबको ये सारी चीज़ें हो रही है। अच्छा, उन्होंने अभी उसको एंजाइटी इतनी होगी नहीं होगी, क्योंकि उसको पता है कि किस कारण हुआ है, तो पहले लॉजिक लगाया, फिर क्या क्या रीजन थे वो लगाया, फिर उन चीज़ों को क्या किया, एनालिसिस किया। तो यहाँ पे हो जाता है हमारा इंटेलेक्चुअलाइजेशन ख़त्म। आगे वापस मिलेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, यहाँ पे आपका ईगो डिफेंस मैकेनिज्म खत्म हो गया है, अच्छे से पढ़ना है, एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है। अगर किसी को क्वेश्चन उठाना है साइकेट्रिक से तो इसमें से ज़रूर उठाएगा, हमेशा आता है, हर एग्ज़ाम में देखोगे, हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है, और आने वाले समय में भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल बताया, उसी एग्जाम्पल के बेस पे ये क्वेश्चन भी पूछता है। ठीक है ना, आपको केवल डेफिनेशन नहीं देगा, कोई एग्जाम्पल दे देगा और कहेगा कि कौन सा ईगो डिफेंस मैकेनिज्म यूज हो रहा है। चलिए, तो आज की क्लास का समापन यही करता है। आशा है आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर नहीं आता है तो आप लोग कमेंट करें, चैनल को लाइक ज़रूर करें, फॉलो ज़रूर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपका एक सब्सक्राइब होता है, वो एक हिम्मत देता है, एक उम्मीद देता है आगे बढ़ने की। क्लियर है, तो उन चीज़ों से क्या होता है कि भाई आपके लिए तो केवल एक टिक होता है, हमारे लिए एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। ठीक है ना, जितने सब्सक्राइबर बढ़ता है वो एक बहुत बड़ी चीज़ होती है, आपसे एक पॉजिटिव फीडबैक मिलता है, वो एक बहुत बड़ी चीज़ होती है, वो एक ऊर्जा का संचार करती है, आगे और भी अच्छी अच्छी वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करती है। क्लियर, अच्छा ठीक है, चलिए सभी को धन्यवाद, राधे राधे, जय श्री राम। नेक्स्ट मिलते हैं अगली क्लास में। ओके जी, धन्यवाद।